नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए सभी बच्चों का आरसी सिंह चैनल में स्वागत है और फर्स्ट क्लास वीडियो देखने के लिए आज हम एक नया टॉपिक्स आपको लेकर के आ गए हैं। उस टॉपिक्स का नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें इसका बहुत योगदान होता है, इसलिए इसको आप देखना जरूर और मंथन करिएगा, अपने से भी पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ऐसा आज तक कोई इंजेक्शन या टैबलेट तो तैयार नहीं हुआ कि आपको लगा दिया जाए, आपको खिला दिया जाए तो आपको याद हो जाए। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, बार बार पढ़िए, तब जाकर के आपको समझ में आते हैं। और जहाँ आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए वहाँ पर आप वीडियो रोक करके देखिए। आरसी सिंह चैनल का वादा है आपसे कि आपको सब याद करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने यहाँ लिख भी दिया है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या है। तो पहले हम आपको ऑक्सीकरण सिखाएंगे, फिर आपको अपचयन दिखाएंगे कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और किस पदार्थ का अपचयन होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है ऑक्सीकरण। क्या है ऑक्सीकरण? वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है। अगर कोई पदार्थ है और उस पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। दूसरा पॉइंट है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होता है। यदि कोई पदार्थ है और उसमें से हाइड्रोजन निकल जा रहा है तो भी उस पदार्थ का आपका ऑक्सीकरण होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात यदि बढ़े, यदि कोई पदार्थ है उसमें जो भी नेगेटिव पार्ट हो, अगर उसका अनुपात बढ़ता है, ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात अगर बढ़ता है या धन विद्युतीय अवयव का अनुपात कम होता है, घटता है, तो भी ऑक्सीकरण उस पदार्थ का होता है। आइए एग्जाम्पल देते हैं फटाफट। पहला एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक नोट कर लीजिएगा, जितनी भी धातुएं हैं, एक मिनट यार, क्या डर रहा है, जितनी भी धातुएं हैं और हाइड्रोजन, ये सभी धन विद्युतीय होती हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं वो ऋण विद्युतीय अवयव होती हैं। तो यहाँ पर नोट करके आप लिखिएगा कि धातुएं तथा हाइड्रोजन धन विद्युतीय होते हैं, धन विद्युतीय होते हैं, जबकि अधातुएं, जितनी भी अधातुएं हैं, अधातुएं ऋण विद्युतीय होते हैं, ऋण विद्युतीय होते हैं, होती हैं। धातुएं अच्छी होती हैं, जब अच्छी है तो फिर फीमेल। तो यहाँ पर देखिए, अब एग्जाम्पल आप फटाफट देखिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पदार्थ है, जैसे कार्बन। ये हमारे पास अगर कार्बन है, अब अगर इसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर दें, ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दें, तो क्या होगा? आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ आप देख लीजिए, कार्बन में ऑक्सीजन का योग किया गया, यानी कार्बन को जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पर आप कह देंगे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, आप फटाफट क्या करेंगे, मानिए इसी पर आप सोडियम करवा दीजिए, ये सोडियम है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, तो यहाँ पर बनेगा आपका सोडियम ऑक्साइड, यानी 2O बनेगा। बैलेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 करेंगे और यहाँ पर 4 कर देंगे। तो यहाँ सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया गया तो सोडियम ऑक्साइड आपका बन गया, अर्थात सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पर कार्बन और सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए,
दूसरा पॉइंट में मान लीजिए आपके पास क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करवा दीजिए, HCl से करवा दीजिए। क्लियर हो गया। अब MnO2 है, इसका जब HCl से क्रिया करवाएंगे तो होगा क्या, यहाँ से मैग्नीज क्लोरीन को लेकर आ जाएगा, मैग्नीज क्लोरीन को लेकर के निकल जाएगा, साथ में 2 क्लोरीन लेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीज की जो संयोजकता होती है प्लस प्लस होती है, इसलिए मैग्नीज 2 क्लोरीन को बैलेंस करेगा। क्लियर। तो मैग्नीज क्लोराइड का जो सूत्र हो गया MnCl2 है। अब अगर यहाँ पर Cl2 2 है तो यहाँ भी हमको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में HCl है तो आपका फिर यहाँ पर क्लोरीन भी निकलेगी, क्लोरीन भी आपकी निकलेगी। ये गैस निकलेगी। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन 4 हो गए तो 4 यहाँ कर दो पहले आप, ये हो गया, ठीक है। मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, क्लोरीन 4 है, क्लोरीन 4 है। आज देखिए 4 H हैं, 4 H हैं और 2 ऑक्सीजन, 4 H हैं और 2 ऑक्सीजन, ये बना लेगा भैया आपका, क्या बना लेगा, 2H2O बना लेगा, 2H2O बना लेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन हो गया। और दूसरा रिएक्शन देखिए, अमोनिया NH3 है, जब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, इसका रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा भैया, NO बनेगा, NO बनेगा और साथ में आपका H2O बनेगा। अब बैलेंस बराबर करना है तो बैलेंस बराबर करने के लिए आपको तो माथापच्ची करना पड़ेगा, बिल्कुल माथापच्ची करना पड़ेगा। तो कैसे माथापच्ची करेंगे भाई, कोई उपाय है आपके पास? ना हो तो क्या करोगे आप, कैसे करोगे? देखिए यहाँ पर 4 कर लीजिए और यहाँ पर 5 कर लीजिए, 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ भी गड़बड़ हो, यहाँ 4 कई 12 है, यहाँ 6 कर लीजिए, 6 दूनी 12 हो गया। अब 6 ऑक्सीजन, इधर कितना, 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 करने के लिए 4 यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए HCl और अमोनिया, HCl और अमोनिया, यहाँ से क्या हो रहा है, अमोनिया से हाइड्रोजन निकल रहा है, अमोनिया से हाइड्रोजन निकल करके चला गया, नाइट्रोजन से अमोनिया चला गया, यहाँ पर HCl से हाइड्रोजन चला गया। तो HCl और अमोनिया इन दोनों का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका किसका है, अमोनिया का और HCl का, इन दोनों का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से भैया आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा है, यहाँ कहा क्या जा रहा है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अगर अलग होता है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो HCl से हाइड्रोजन निकल गया, अमोनिया से हाइड्रोजन निकल गया, और इस प्रकार जिससे हाइड्रोजन, जिस पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है उसका ऑक्सीकरण होता है, अर्थात यहाँ पर अमोनिया और HCl का ऑक्सीकरण होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्या मैं नीचे लिख सकता हूँ, एक बार चेक कर लूं। हाँ लिख तो सकते हैं, थोड़ी सी जगह है पर कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं। आइए कोई बात नहीं, एक और रिएक्शन यहाँ से करो, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, निशान लगा दिए, कोई बात नहीं। आगे देखिए, अगला है हमारे पास तीसरा पॉइंट है, आराम से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ही केमिस्ट्री में अपना योगदान करती हैं, इसलिए इनको देखना समझना मत भूलिएगा, नहीं फिर केमिस्ट्री पढ़ना भूल जाइएगा। देखिए अगला है, मान लीजिए हमारे पास फेरस क्लोराइड है, FeCl2, ये फेरस क्लोराइड है, और यहाँ पर हम क्लोरीन का रिएक्शन करवा देते हैं। क्लोरीन का जब रिएक्शन करवा देंगे तो यहाँ पर भैया आपका बनेगा, क्या बनेगा, समझ में कुछ आ रहा, फेरिक क्लोराइड बनेगा, FeCl3 बनेगा। बैलेंस बराबर करना तो कर लीजिए, क्या करेंगे, यहाँ 2 करिए, यहाँ भी 2 करिए, 2 3 6, यहाँ 3 करिए, एक ये रिएक्शन हो गया, यानी फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड में चेंज हो रहा है। एक और कर सकते हैं आप, स्टेनस क्लोराइड, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एक मिनट जगह है,
बस थोड़ी सी और, हाँ बस इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटा छोटा लिख देंगे, आप थोड़ा मैनेज करिएगा। मैं यहाँ पर काले पेन का यूज करूँगा ताकि आपको दिखाई दे। चलिए SnCl4 SnCl2 स्टेनस क्लोराइड है, और इसको हम क्या करेंगे भैया, इसकी हम क्लोरीन से रिएक्शन करवा दें, क्लोरीन से रिएक्शन करवा दें तो ये बन जाएगा आपका भैया SnCl4। क्लियर। चलिए यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर FeCl2, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl3, बात समझ में आ रही है। ऋण विद्युतीय अवयव है भैया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, Cl2 है, यहाँ पर Cl3 है। अब ये मत देखिए, ये दो को नहीं देखना, ये जो रस समीकरण मिति गुणांक है, कोफिशिएंट है इन पदार्थों के आगे, क्लोरीन के आगे 3, FeCl2 के आगे 2, FeCl3 के आगे 2, इनको नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए Cl2 2 है, यहाँ Cl कितना 3, यहाँ क्लोरीन 2 लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन 3 लगा हुआ है। अब कहा क्या रहा है, पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है, तो यहाँ ऋण विद्युतीय अवयव क्या है, क्लोरीन है ना। क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को कैच करता, पकड़ लेता, खींच लेता, ग्रहण कर लेता, इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्लोरीन जो है ऋण विद्युतीय अवयव है, ऋण विद्युतीय घटक है, ऋण विद्युतीय तत्व है, जहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, तो ऋण विद्युतीय जो अवयव है अर्थात क्लोरीन है वो बढ़ रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, यहाँ Cl2 2 है, यहाँ पर Cl4 है, मतलब यहाँ भी ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि स्टेनस क्लोराइड और फेरिस क्लोराइड यानी इन दोनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये रहा भैया आपका ऑक्सीकरण के बारे में बातचीत। ठीक है। अब दूसरी बात क्या कह रहा, धन विद्युतीय अवयव का अनुपात है ना। तो यहाँ पर एक रिएक्शन और देख लीजिए, क्या देखेंगे रिएक्शन, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लिखिए क्या लिखेंगे, किसका एग्जाम्पल दे दे आपको, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो, या FeCl वाला दे दें क्या, चलो दे देते हैं, FeSO4 देख लेते हैं ना, FeSO4 ये आपको क्या है, फेरस सल्फेट है। जब इसमें आप H2SO4 की रिएक्शन करवा देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवा देंगे ओजोन के साथ, यानी कहने का मतलब है आप जो है अम्लीय फेरस सल्फेट की अभिक्रिया, अम्लीय फेरस सल्फेट की अभिक्रिया जब आप ओजोन से करवाएंगे तो क्या बनेगा भैया, क्या इधर दिखाई दे सकता है या नहीं, या फिर 2 और यहाँ पर SO4 और यहाँ 3 फेरस सल्फेट। 1 मिनट मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। अब उसके आगे तो आपको जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ FeSO4 यानी फेरिक सल्फेट बन गया, मैं यहाँ नीचे लिखूंगा प्लस कुछ और बनेगा ना इसके आगे, तो हम इसके आगे जगह नहीं है तो इधर लिखे दे रहे हैं, तो यहाँ फेरस सल्फेट हो गया और H2O बन जाएगा, H2O, और साथ में आपको ऑक्सीजन भी बनेगा। बैलेंस बराबर नहीं तो बराबर कर लीजिए, वरना कोई बात नहीं, या चेक करिए, Fe1 Fe2 गड़बड़ है, ठीक है 2 कर ले तो क्या दिक्कत है, 2 हो गया। अब देखो सल्फेट 2 1 3 हो गया, यहाँ भी 3 है, ठीक है काउंटिंग कर लो यार, यहाँ देखो 3 चौको 12, 13 14 15, यहाँ पर 2 चौको 8, 8 4 12, 3 15, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ठीक है सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो फेरस सल्फेट है ना, तो यहाँ पर फेरिक यानी Fe और SO4 में अनुपात क्या है, एक फेरिक है और एक सल्फेट है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो एक फेरिक है एक और एक सल्फेट है एक, यानी Fe और SO4 में 1:1 का रिश्ता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, फेरिक और यहाँ SO4, यहाँ देखिए 2 फेरिक, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर यह अनुपात है। तो यहाँ सल्फेट की सापेक्ष जो फेरिक है वो 1 है, सल्फेट की सापेक्ष जो आयरन है 1 है, लेकिन यहाँ अगर आप भाग देंगे तो 3 का भाग इसमें दो तो 1 बार जाएगा, इसमें भाग दोगे तो 0.6 बार जाएगा, है ना, लगभग 0.6 आएगा, ऐसे आएगा, है ना।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सल्फेट के सापेक्ष फेरिक 1 है और यहाँ एक सल्फेट के सापेक्ष जो आपका आयरन है वो 0.66 है। मतलब ये प्लस वाला है, ये आपका जो आयरन है प्लस वाला है, ये जो आपका आयरन प्लस वाला है। यहाँ आयरन 1 है, यहाँ आयरन 1 से कम है, 0.66 है। तो मतलब धन विद्युतीय अवयव का अनुपात कम हो रहा है। धन विद्युतीय अवयव का अनुपात कम हो रहा है, यहाँ लिखा है, या धन विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है। तो जब घटता है तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है और इसलिए फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आया? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको अपचयन लिखाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया अपचयन, लेकिन अपचयन की जगह है यहाँ ऑक्सीकरण लिखा हुआ है, तो इसको आप ऑक्सीकरण भी लिख लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, बस 1 सेकंड लिखिएगा। अपचयन, अपचयन क्या है यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे अपचयन, ये। चलिए अब देखिए क्या अपचयन, ऑक्सीकरण तो समझ में आएगा, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा आपका अपचयन होगा। कैसे? अपचयन क्या है? अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का हाइड्रोजन से संयोग होता है। पहला पॉइंट, यदि किसी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन जुड़ती है तो उस पदार्थ का क्या होगा? अपचयन होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होती है। यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होगी, तो भी उस पदार्थ का अपचयन होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है। यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है उसका अनुपात बढ़ेगा, या पॉजिटिव जो है उसका अनुपात जो ऋण विद्युतीय अवयव है उसका अनुपात घटता है और धनात्मक विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है। जस्ट इसका उल्टा है। वहां पर धनात्मक विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या था? घटता था। यहाँ पर क्या? बढ़ता है। ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या रहता था? बढ़ता था। लेकिन अपचयन में ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इन छोटी छोटी चीजों से ही केमिस्ट्री आपकी आगे बढ़ती है। तो पहला देखिए, पहला जो हमने एग्जाम्पल दे रखा है क्या? पदार्थ का हाइड्रोजन से संयोग। तो चलिए कोई पदार्थ ले लो, मान लो यहाँ पर आपकी क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन है और यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। जब आप यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो यहाँ बन जाएगा 2HCl। ये देखिए जुड़ गई हाइड्रोजन। किससे जुड़ गई हाइड्रोजन? क्लोरीन से जुड़ गई। तो क्लोरीन का क्या हो गया? अपचयन हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ सल्फर ले लीजिए, यहाँ सल्फर ले लीजिए, यहाँ पर आप H2 ले लो, हाइड्रोजन ले लो, तो यहाँ से रिएक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हो गया। सल्फर में क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अगर जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट क्या हुआ? क्लोरीन और सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? क्लोरीन का और सल्फर का। क्लोरीन का और सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। सल्फर का ऑक्सीकरण हाइड्रोजन सल्फाइड में हो रहा है और क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड में। दैट्स राइट। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट क्या है? पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होती है। तो आइए लिखते हैं पदार्थ से ऑक्सीजन। तो मान लो हमारे पास एक पदार्थ है जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड है। अभी इस पदार्थ में अगर हम रिएक्शन करवा दें कार्बन की करवा दें तो होगा क्या भैया? कार्बन ऑक्सीजन को बुला लेगी कि भैया आओ। तो यहाँ
CO अलग हो जाए, ZN से ऑक्सीजन गोल हो जाएगा और उस ऑक्सीजन जाकर CO के पास चिपक जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए भैया, जिंक ऑक्साइड से यानी जिंक को ऑक्सीजन छोड़ करके चला गया, जिंक से ऑक्सीजन पृथक हो गया, निकल गया, इसलिए जिंक ऑक्साइड में से जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन जिंक में हो रहा है। क्लियर? एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो ले लीजिए। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप कार्बन से। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन आप कार्बन से करवा दीजिए। तो यहाँ कार्बन कितना भैया, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है 2। अब जब ये कार्बन रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपका 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ना, बिल्कुल कि नहीं होगा, मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। यहाँ 2 कार्बन 1 2 1 2, 2 ऑक्सीजन 1 2। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन बचा। अब इसको मत देखो इस बैलेंस को कि यहाँ पे 2 है, नो, इस कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन के साथ यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड में से 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। किस में हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक, तो यहाँ से इनका भी आप नोट करिए कि यहाँ जो आपका जिंक ऑक्साइड है इसका और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका अपचयन हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है भैया, देखिए उसको तो देख लेते हैं क्या है तीसरा पॉइंट। यहाँ क्या है, ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है। तो आइए देखते हैं, एक हमारे पास रिएक्शन है HgCl है ना, और यहाँ पर 2 कर दो, ये मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड है क्या, मर्क्यूरी क्लोराइड नहीं, मर्क्यूरी क्लोराइड है। जब इसमें आप रिएक्शन करवाएंगे आप मरकरी का तो होगा क्या, यहाँ पर ये बन जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl। अब यहाँ ध्यान देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर ऋण विद्युतीय अवयव की बात हो रही है। यहाँ मरकरी एक मरकरी के साथ, यहाँ पर एक मरकरी के साथ जो ऋण विद्युतीय अवयव है 2 जुड़ा हुआ है, यानी 1:2 है यहाँ पर। और यहाँ एक मरकरी के साथ एक ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये क्लियर। तो बताओ ये अनुपात ज्यादा है कि ये अनुपात ज्यादा है, ये अनुपात ज्यादा है कि ये अनुपात ज्यादा भैया। तो जो ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या है, घटता है। कैसे, यहाँ पर भाई जो ऋण विद्युतीय अवयव अनुपात था 2 है और यहाँ पर ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात 1 है। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो जो ऋण विद्युतीय अवयव है उसका अनुपात क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ आप देखिए एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं। मैं कहाँ लिख दूं, यहीं लिख देते हैं। क्या नीचे देख सकते हैं, एक बार चेक कर ले। बिल्कुल दिखाई देगा, नीचे हम लिखेंगे, पक्का नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा और ऊपर से कर दें, बस 1 मिनट का और वीडियो, बस यहाँ हम ऐसे कर देते हैं, इसमें और इसमें, ठीक है। 1 मिनट, ये लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, फेरिक क्लोराइड FeCl3, इसकी हम क्रिया करवाएंगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा भैया, यहाँ पर बनेगा 2FeCl2 और साथ में HCl बना दो, HCl बना दो और साथ में आप बना दो सल्फर। क्या बना दो, सल्फर। अब बैलेंस बराबर करना है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 करो, क्लोरीन 2 2 4 2 6
यहाँ पर क्लोरीन कम है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, 2 4 6, 2 फेरिक 2 फेरिक, बात बराबर। सल्फर सल्फर। अब यहाँ देखना है आपको क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, धनात्मक विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है। यहाँ तो ऋणात्मक विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या था, घट रहा है। ठीक है, घटने दो घटने दो घटने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमको देखना धनात्मक विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या हो रहा है भैया। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ पर 1:3 है, 1:3 है। यहाँ देखिए 1:3 है, और यहाँ पर देखिए 1:2 है, 1:2 है। तो बताइए भैया, आप बताइए, 3 क्लोरीन के पीछे 1 है, अर्थात 1:3, और यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है। कहने का मतलब है ये अनुपात ज्यादा है, ये अनुपात कम है। तो यहाँ पर जो Fe है ना, Fe है ना, वो उसका अनुपात बढ़ रहा है, धनात्मक है। Fe क्या है, आयरन है, इसका अनुपात बढ़ रहा है, इसलिए FeCl3 का फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। तो ये रहा भैया वीडियो आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। छोटा सा वीडियो था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग और मेहनत करिए, सपोर्ट करिए। हम जितने भी केमिस्ट्री के 11 के 12 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सब कवर करवाते हैं, और बहुत जल्दी हम आपको अन्य कुछ चीज़ें पढ़ाने के मूड में हैं। अर्थात थोड़ी सी आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कक्षा 12 की, वो तो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। 11 में एक आपका थर्मोडायनामिक्स है, उसको पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम है, उसको पढ़ाएंगे। तो पहले हम कुछ इनको ख़त्म कर दें, उसके बाद बहुत जल्दी पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग वेट करिए। सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।